मैनिपुलेशन यानी किसी को अपनी बातों के जाल में फंसाना, ये अक्सर किसी खुलेआम जुर्म जैसा नहीं लगता। नहीं, ये तो एक ऐसा दिमागी खेल है जो खेला तो सबके सामने जाता है, लेकिन इसकी चालें इतनी बारीक होती हैं कि जब तक किसी को नुकसान का एहसास होता है ना, तब तक खेल ही खत्म हो चुका होता है। चलिए इस बात को समझने के लिए एक सिंगल माँ की कहानी से शुरू करते हैं। वो अपनी जिंदगी में सेट थी, अपने बेटे की परवरिश कर रही थी, जब उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो पहली नज़र में बिल्कुल परफेक्ट था। शुरू में तो रिश्ता किसी सपने के जैसा था। वो आदमी उसे और उसके बेटे को पूरा वक्त देता, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। मतलब उसने भरोसे का एक ऐसा माहौल बना दिया जहां उस औरत को लगा कि फाइनली उसे एक सच्चा हमसफर मिल गया है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं और मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए जैसी बातें बोलकर उसने उसे अपनी नौकरी छोड़ने पर मना लिया। फिर कुछ बहाने बनाकर उसे उसके दोस्तों और परिवार से भी काट दिया और अब वो औरत आर्थिक और इमोशनल दोनों ही तरह से पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट हो गई थी। और फिर एक दिन असली खेल सामने आया। ये सब कुछ एक बदला लेने की साजिश थी जो उसके किसी पुराने दोस्त के लिए थी। ये प्यार था ही नहीं, ये तो एक सोची समझी प्लानिंग थी। और जब तक उसे ये सब समझ में आया, वो इमोशनली पूरी तरह टूट चुकी थी, अकेली और फंसी हुई। तो सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये आखिर था क्या? ये डार्क साइकोलॉजी का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या भला। देखिए, नॉर्मल साइकोलॉजी जो होती है वो इंसान के दिमाग और उसके बर्ताव को समझने की कोशिश करती है ताकि मदद की जा सके। लेकिन डार्क साइकोलॉजी उसी ज्ञान को, उसी समझ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। ये दूसरों को कंट्रोल करने, धोखा देने और अपने फायदे के लिए उनकी भावनाओं से खेलने की एक कला है। इसका एक बहुत ही आम तरीका है गैसलाइटिंग। ये शब्द एक पुरानी फिल्म से आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी को पागल साबित करने के लिए घर की गैस लाइट को रोज थोड़ा थोड़ा कम करता था, और जब पत्नी शिकायत करती तो कहता, अरे तुम्हें वहम हो रहा है। असल जिंदगी में ये कुछ ऐसा सुनाई देता है, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम खुद से बातें बना रही हो, या तुम हर बात पे ओवर रिएक्ट करती हो। पता है, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये मैनिपुलेशन कोई अचानक गुस्से में की गई चीज नहीं होती। ज्यादातर मामलों में ये एक शिकारी की तरह सोची समझी चालों का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। इस प्रोसेस को ना एक शिकारी और शिकार के रिश्ते की तरह देखा जा सकता है। शिकारी बहुत सब्र से अपने शिकार को देखता है, उसकी कमजोरियों को समझता है और फिर सही वक्त पर वार करने के लिए एक जाल बिछाता है। ये ब्लूप्रिंट 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला ऑब्जर्वेशन, वो आपकी कमजोरियों और जरूरतों को पहचानते हैं। दूसरा ललचाना, वो ठीक वैसा ही बनने का नाटक करते हैं जैसा पार्टनर किसी को हमेशा से चाहिए था। तीसरा आइसोलेशन, वो धीरे धीरे आपको सबसे काटकर अकेला कर देते हैं। और चौथा अटैक, जब आप पूरी तरह उन पर निर्भर और अकेले हो जाते हैं, तब वो अपने असली खेल खेलते हैं। पर सवाल यह है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? खैर, वजहें कई हो सकती हैं। ऑफिस में कोई बॉस इनसिक्योरिटी पैदा करके कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। किसी रिश्ते में एक पार्टनर दूसरे को लगातार नीचा दिखाता है ताकि पावर हमेशा उसके हाथ में रहे। और कभी-कभी तो ये किसी को छोड़कर जाने से रोकने का एक डरावना तरीका भी होता है। मकसद हमेशा एक ही होता है, अपना फायदा और दूसरे पर कंट्रोल। तो चलिए, हमने मैनिपुलेटर की चालें तो समझ ली, पर यह जानना भी तो जरूरी है कि जो इसका शिकार हो रहा है उसे अंदर से कैसा महसूस होता है। अगर किसी को हर बात पर खुद पर ही शक होने लगे, हर झगड़े के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानने लगे, अगर उसका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाए और ये डर सताने लगे कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। ये इस बात का इशारा है कि शायद कोई और उनकी सोच को कंट्रोल कर रहा है। इन सिग्नल्स को पहचानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और मुश्किल स्टेप है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर कोई इस जाल में है तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और अच्छी खबर ये है कि इस जाल से बाहर निकला जा सकता है। कंट्रोल वापस पाने और खुद को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ गलत है, तो शायद वो सच है। दूसरा, किसी ऐसे दोस्त या काउंसलर से बात करना जो सिचुएशन से बाहर है, क्योंकि वो एक साफ तस्वीर दिखा सकता है। तीसरा, इमोशंस को साइड में रखकर लॉजिक से सिचुएशन को एनालाइज करना। चौथा, सुरक्षित तरीके से दूरी बना लेना।
आपकी सेफ्टी किसी बहस को जीतने से ज्यादा जरूरी है। और आखिर में, खुद को हील होने का वक्त देना और इस बारे में और सीखना ताकि भविष्य में कोई फायदा न उठा पाए। आखिर में, सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है ज्ञान। जब आप इन तरीकों को पहचानना सीख जाते हैं, तो कोई भी आपके दिमाग से नहीं खेल सकता। जानकारी ही आपका सबसे बड़ा कवच है। तो ये पूरा विश्लेषण एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाता है, किसी की अपनी जिंदगी की कहानी लिखने का हक आखिर किसके पास है? क्या वो कलम खुद के हाथ में है या किसी और को थमा दी गई है? और ये फैसला हमेशा अपना होता है।